हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास सेवन्थ की साइंस का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है मानव में पाचन। ये क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ इवन क्लास टेंथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10 में भी सिलेबस में ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो चित्र दिख रहा है दाहिनी तरफ, ये जो चित्र है ये मानव के पाचन तंत्र का चित्र है। किसका चित्र है? पाचन तंत्र का। किसका चित्र है ये? पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र क्या है? जिसमें भोजन का पाचन होता है। हमारे शरीर का ऐसा तंत्र जिससे भोजन का पाचन होता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुख के द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं? मुख के द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। तो जब मुख द्वारा भोजन हम ग्रहण कर लेते हैं तो यह भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है। ये लंबी नलिका यहाँ से देखिए मुख से अंदर जाएगा, ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद ये बड़ी आंत, छोटी आंत और लास्ट में मलाशय। यहाँ तक ये भोजन ट्रैवल करता है, यहाँ से एक एंड से दूसरे सिरे तक जाता है। तो इस लंबी नलिका को ही आहार नाल कहा जाता है। भोजन जिस जिस नली से गुजरता हुआ जाएगा, जिन अंगों से गुजरता हुआ जाएगा, उन सबको मिला करके क्या बनता है? आहार नाल बनता है। तो मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है जिसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के अगर विभिन्न भाग देखें तो कौन कौन से? एक तो हो गया मुख गुहा, फिर इसके बाद होगा ग्रास नली, इसके बाद है आमाशय, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, देखिए यहाँ से शुरू हुआ, मुख गुहा है ये क्या है पोर्शन? मुख गुहा है। इसके बाद ये क्या है? ये ग्रास नली है। इसके बाद ये हमारा गुब्बारे जैसा जो है आमाशय है, और इसके बाद यहाँ पर बड़ी आंत, ये सब बड़ी आंत है किनारे किनारे जो दिख रहे हैं, और बीच में जो पतली पतली दिख रही है ये छोटी आंत है। ठीक है, तो ये सब मिल करके आहार नाल का निर्माण करते हैं। अब पाचन तंत्र क्या होता है? तो आहार नाल के साथ साथ वे सभी ग्रंथियाँ जिनसे पाचक रस निकलते हैं, कुछ एंजाइम निकलते हैं, कुछ रस निकलते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। तो उन ग्रंथियों को भी, जैसे यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, इन सबको एक साथ मिला लें आहार नाल के साथ तो हमारा पाचन तंत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? पाचन तंत्र। ठीक है, तो ये हमारा पाचन तंत्र हो गया। पाचन तंत्र का ये चित्र है, आप इसको अच्छे से देख लें। इसमें विभिन्न अंग दिख रहे हैं। ये आमाशय हो गया, ये हमारा बगल में जो दिख रहा है ये यकृत है, और यहाँ पे छोटा सा जो दिख रहा है वो पित्ताशय है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही हम मुख गुहा में भोजन प्रवेश करता है तो मुख गुहा के अंदर हमारे दांत होते हैं, जीभ होती है और लार ग्रंथियाँ भी होती हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही भोजन प्रवेश करता है हमारी मुख गुहा में, हम दांतों के द्वारा भोजन को कूचते हैं। क्या करते हैं? भोजन को कूच करके चबाते हैं, जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। अब हमारे दांत, कुल हमारे 32 दांत होते हैं। जबड़े में ऊपर 16 होते हैं, नीचे 16 होते हैं, 16 32 दांत होते हैं। तो जो हमारे मनुष्य के दांत हैं वो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। देखिए, ये आगे वाले दो जो दांत दिख रहे हैं, ये दोनों दांत क्या हैं? इनको हम बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं इनको? कृंतक। कृंतक का काम क्या होता है? ये भोजन को काटने के काम में आते हैं। किसके काम में आते हैं? काटने का कार्य करते हैं। कृंतक क्या करता है? भोजन को काटने का कार्य करता है। इसके बगल में 2 दांत इस तरफ और 2 दांत इस तरफ। ठीक है, 2 बाईं तरफ और 2 दाईं तरफ। ये 4 दांत जो हमारे हैं, इन दांतों को हम लोग बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। ये रदनक क्या करता है? ये चीरने फाड़ने का काम करता है। ये क्या करता है? चीरने या फाड़ने का काम करता है। चीरने फाड़ने का कार्य कौन करता है? रदनक करता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बगल में देखेंगे 2 दांत इस तरफ, ये चौड़े चौड़े जो हैं, 2 दांत इस तरफ और 2 दांत ऐसे इधर हैं, ये दोनों दांत। तो ये 2 और 2 4 मिल करके इनको बोलते हैं अग्रचर्वणक। क्या बोलते हैं? अग्रचर्वणक। ये क्या करते हैं? इनका काम है चबाना। ठीक है, कूचना और चबाना इनका काम है। और यही काम चर्वणक का भी है। ये जो बच गए 3 दांत इधर, ये तीनों, और इधर तीनों, 3 इस तरफ, ये 6 दांत जो हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये चर्वणक कहलाते हैं। इनका भी काम वही है,
चबाना और कूचना। ठीक है, तो इस तरह से 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये 16 दांत ऐसे नीचे हैं, ऐसे ही 16 ऊपर हो जाते हैं, तो टोटल 32 दांत हमारे मनुष्य के होते हैं। तो जब हम दांतों द्वारा भोजन को चबाते हैं उस समय लार ग्रंथियों द्वारा लार निकलता है। क्या निकलता है? लार। अब ये लार क्या करता है? लार भोजन को लसीला बना देता है, मतलब लसलसा कर देता है और चिकना कर देता है। जब हम भोजन को अच्छे से चबाते हैं तो ये लार ग्रंथियों से जो लार निकलता है वह लार भोजन में मिक्स हो जाता है, जिससे भोजन हमारा क्या होगा? चिकना और लसलसा हो जाता है। भोजन क्या होता है? चिकना और लसलसा होता है। अब इस लार के अंदर, लार में देखेंगे तो एक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का नाम है टाइलिन। लार में क्या होता है? लार में टायलिन नामक एंजाइम होता है। टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है? ये भोजन का पाचन कराने में सहायक है। तो लार में क्या है? लार ग्रंथियों से क्या निकलता है? लार में क्या है? टायलिन नामक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है? जो टायलिन नामक एंजाइम है, ये जो हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट को, जटिल कार्बोहाइड्रेट को जो हमारा टायलिन एंजाइम है, ये क्या करता है? सरल कार्बोहाइड्रेट में, छोटे कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है। अब जो छोटा कार्बोहाइड्रेट है वो है माल्टोज। क्या है? माल्टोज। छोटे कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में तोड़ देता है। माल्टोज एक शर्करा है, क्योंकि यह मीठा होता है। क्या है? शर्करा है, मीठा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट को जो टायलिन है वो सरल कार्बोहाइड्रेट माल्टोज यानी कि एक शर्करा में बदल देता है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। तो छोटे माल्टोज शर्करा में बदल दिया, जो कि शर्करा मीठा होता है। तो यही कारण होता है कि जब हम रोटी को चबा चबा कर खाते हैं, देर तक चबाते हैं, तो रोटी मीठी लगने लगती है, क्योंकि जो रोटी में कार्बोहाइड्रेट है वो माल्टोज यानी शर्करा में बदल जाता है। इस वजह से हमें रोटी मीठी लगने लगती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख गुहा से ही शुरू हो गया, यानी भोजन का पाचन कार्बोहाइड्रेट से ही, मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम है? टायलिन नामक एंजाइम है। लार में कौन सा एंजाइम है? टायलिन नामक एंजाइम है, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट माल्टोज यानी शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मुख गुहा में जब भोजन में लार मिल गया तो वो चिकना हो गया, लसलसा हो गया और आगे बढ़ता चला जाएगा। इस ग्रास नली से देखें, ग्रास नली में कोई एंजाइम, कोई रस नहीं होता, इसलिए ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, सिर्फ ये माध्यम प्रदान करता है आगे ले जाने के लिए। तो अब ग्रास नली से होता हुआ भोजन हमारे आमाशय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में। भोजन पहुंच गया हमारे आमाशय में। अब देखिए, आमाशय में भोजन काफ़ी देर तक रहता है। कुछ समय तक भोजन क्या रहेगा? आमाशय में रहेगा। आमाशय में भोजन का पाचन होता है। अब कैसे होता है इसको समझते हैं। देखें, तो जो आमाशय की दीवारें होती हैं उनसे जठर रस का श्रावण होता है। आमाशय की दीवार से क्या निकलेगा? आमाशय की दीवार से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। ये नाम याद रखेंगे, कौन सा रस निकलता है? जठर रस। अब इस जठर रस में कई चीज़ें होती हैं। जठर रस में कई चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम। कौन कौन से पाचक एंजाइम होते हैं? तो 2 पाचक एंजाइम इसके अंदर होते हैं। एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। तो जठर रस में 2 पाचक एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन। अब ये पेप्सिन क्या करेगा? एंजाइम है, ये पाचक एंजाइम है, तो भोजन को पचाने में सहायता करेगा। किसको पचाता है ये? तो पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को। ये किसको पचाएगा? प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन किसका करता है? प्रोटीन का पाचन करता है।
ये क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। और जो रेनिन होता है ये क्या करता है, रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये दूध से दही बनाता है, यानी दूध को दही में बदल देता है। जो भी हम भोजन में दूध ग्रहण करेंगे ये उसको क्या करेगा, दही में बदल देगा, दूध को दही में बदलता है। ठीक है, तो ये पाचक एंजाइम हो गया। और क्या होता है जठर रस में, जठर रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, HCl अम्ल। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है, देखें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, पहले तो ये भोजन को अम्लीय माध्यम बनाता है, अम्लीय माध्यम बनाता है, ठीक है, ये भोजन को क्या करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। और दूसरा, जब अम्लीय बना देगा तो जो उसमें भोजन में कहीं सूक्ष्म जीव अगर हमने ग्रहण कर लिया होगा, खा लिया होगा भोजन के साथ, तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। तो ये क्या करता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है, माध्यम को क्या बनाएगा, अम्लीय बनाएगा। और साथ साथ क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। ठीक है, माध्यम को अम्लीय बनाता है और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य हो जाते हैं। देखें, चूंकि अम्ल बना है तो अम्ल अमाशय की दीवार को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसके लिए प्रकृति ने क्या किया, एक श्लेष्म का उत्पादन कर दिया। किसका, श्लेष्म। अब ये श्लेष्म क्या करता है, ये इस HCl अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की दीवार को बचाता है। ये क्या करता है, अमाशय की दीवार को, अमाशय की दीवार को HCl से बचाता है। ठीक है, तो इस तरह से अमाशय के अंदर भोजन का पाचन हो जाता है। जैसे पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन का पाचन कर देता है, पेप्सिन और रेनिन दूध को दही में बदल देता है। चलिए, अब भोजन अमाशय के बाद पहुंचता है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है कि दो रस आके मिलते हैं, नलियों के द्वारा दो रस आके मिलते हैं। वो कौन कौन से दो रस हैं, एक होता है अग्न्याशय में बनने वाला अग्न्याशयी रस, अग्न्याशय में बनता है अग्न्याशयी रस। तो ये रस आता है, कौन सा रस आता है, अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस ये कहाँ आता है, हमारी छोटी आंत में, छोटी आंत में, जहाँ पर भोजन पहुँच चुका है। इसी छोटी आंत में एक रस और आता है, वो है पित्त रस। कौन सा रस है, पित्त रस। अब पित्त रस कहाँ बनता है, पित्त रस बनता है यकृत में। कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। ये यकृत में बनेगा, लेकिन पित्ताशय में जाकर के संचित हो जाता है। यकृत से कहाँ पहुँच जाता है, पित्ताशय में, सॉरी, पित्ताशय में संचित हो जाता है। कौन सा रस, पित्त रस। पित्ताशय में संचित होने की वजह से इसे हम पित्त रस नाम देते हैं। तो बनता कहाँ है, यकृत में बनता है पित्त रस, जो कि पित्ताशय के अंदर संचित होता है, इकट्ठा होता है और फिर पित्ताशय से निकल करके नलियों के द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है। तो छोटी आंत में दो रस आ गए, एक पित्त रस आ गया, दूसरा आ गया अग्न्याशयी रस। अब अग्न्याशयी रस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं। तो अग्न्याशयी रस के अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं। जैसे पहला एंजाइम हमारा है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। कुछ मुख्य एंजाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एक है ट्रिप्सिन। अब ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो हम प्रोटीन भोजन में ग्रहण कर रहे होते हैं, प्रोटीन जो हम खाते हैं, उस प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। पेप्टाइड्स किस में तोड़ देगा,
पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, प्रोटीन को तोड़ देता है किसमें, पेप्टाइड्स में, जिससे प्रोटीन छोटा हो जाता है और उसका आसानी से फिर अवशोषण कर लिया जाता है। एक तो हो गया ट्रिप्सिन। एक और एंजाइम है जो कि है अमाइलेज। अमाइलेज, देखिए अगर आप 7th के स्टूडेंट हैं तो आपको इन एंजाइम्स का नाम याद रखना ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना डिटेल में आपको नहीं लिखना है। लेकिन अगर आप 10th में हैं तो ये एंजाइम के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये सब डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, अमाइलेज एंजाइम जो जटिल कार्बोहाइड्रेट हम लोग ग्रहण करते हैं भोजन में, उसको तोड़ता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनको सरल कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ देता है, यानी कि शर्करा में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है, शर्करा में, जैसे ग्लूकोज, माल्टोज, इन सब में तोड़ देता है। शर्करा जैसे कि ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सरल शर्करा में तोड़ देता है। कौन, अमाइलेज। किसको तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को। तो यानी अमाइलेज जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन कराता है, प्रोटीन का। चलिए तीसरा एंजाइम है हमारा लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ये वसा को, जो हम लोग वसा ग्रहण करेंगे, वसा को तोड़ता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। किस में तोड़ता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है, ठीक है। चलिए एक और एंजाइम को हम लिख सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कार्बोक्सी पेप्टिडेड, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेड, ठीक। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम जो हम लोग पेप्टाइड कहाँ से आ रहा है, प्रोटीन को तोड़ने से। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को तोड़ दे रहा है पेप्टाइड में। अब ये कार्बोक्सी पेप्टिडेड क्या करता है, ये जो हमारा पेप्टाइड है, इस पेप्टाइड्स को तोड़ देता है। पेप्टाइड्स को भी सरल भागों में तोड़ देता है, किसमें, अमीनो एसिड्स में। क्या करता है, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है इनको, पेप्टाइड्स को, ठीक है, अमीनो एसिड में बदल देगा। तो इस तरह से छोटी आंत के अंदर एक तरह से देखें तो संपूर्ण भोजन का पाचन हो गया। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो भी हमने खाया था सबका यहाँ पर पाचन हो जाता है। अब जो ये यकृत में बनने वाला पित्त रस जो पित्ताशय में संचित होता है और फिर नलियों के द्वारा छोटी आंत में पहुँचता है, ये क्या करता है, इस पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। इस पित्त रस में सिर्फ एक पाया जाता है पित्त लवण, जिसको नाम देते हैं पित्त लवण पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, पित्त लवण पाया जाता है। ये पित्त लवण क्या करता है, ये पित्त लवण क्या करता है, ये वसा के पाचन में सहायता करता है। क्या करता है, वसा के पाचन में, मतलब जो वसा को तोड़ता है, ये क्या करता है, वसा को तोड़ तोड़ के छोटा कर देता है। तो जो लाइपेज एंजाइम जो कि अग्नाशयी रस में है, जो वसा का पाचन करता है, ये पित्त लवण उसको सहायता प्रदान करता है। तो पित्त लवण क्या करता है, वसा को तोड़ता है। जो पित्त लवण हमारा ये क्या करता है, वसा को तोड़ता है, वसा को तोड़ता है, ठीक है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि लाइपेज एंजाइम को सहायता प्रदान करता है वसा के पाचन में। तो इस प्रकार हमारा छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद भोजन पहुंचेगा हमारे बड़ी आंत में, तो चलिए अब उससे समझते हैं। तो हमने समझा कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। तो जब भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है तो भोजन तरल अवस्था में आ जाता है। किसमें, तरल अवस्था में, द्रव के रूप में बदल जाता है। अब क्या होता है, भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है। छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है, जहां पर अंगुली नुमा उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें विलाई बोलते हैं। छोटी आंत के अंतिम भाग में, अंतिम सिरे में क्या होता है, विलाई पाए जाते हैं। ये विलाई क्या करते हैं,
ये विलाई जो भोजन पच गया है उसमें से पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं? पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। ये क्या करते हैं? पचे हुए भोजन से पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। और जब विलाई द्वारा पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है तो इस प्रक्रिया को नाम देते हैं अवशोषण। क्या नाम देते हैं? अवशोषण। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। तो अवशोषण क्या होता है कि जो पचे हुए भोजन को छोटी आंत की दीवार पर पाए जाने वाले विलाई द्वारा अवशोषित कर लेने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। ठीक है, पचे हुए भोजन से पोषक पदार्थों को विलाई द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? अवशोषण बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अवशोषण। अब जो अवशोषण के बाद जो पचा हुआ भोजन है वो कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग स्वांगीकरण बोलते हैं। तो अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्वांगीकरण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्वांगीकरण। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं? स्वांगीकरण बोलते हैं। अब भोजन का जो अनुपयोगी भाग बच गया, स्वांगीकरण अवशोषण सब हो गया, इसके बाद जो बच गया वो चला जाता है बड़ी आंत में। छोटी आंत के से निकल के कहाँ चला जाएगा? बड़ी आंत में। कहाँ चला जाएगा? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में क्या होता है कि जो उसमें भोजन के अंदर जो पानी की अतिरिक्त मात्रा होती है, अतिरिक्त पानी होता है, उसका अवशोषण कर लिया जाता है। अब उसके बाद जो अपशिष्ट बच जाएगा वो अर्धठोस के रूप में होगा, क्योंकि द्रव के रूप में था, उसमें से पानी अवशोषित हो गया। अब क्या बचेगा? अर्धठोस बचेगा, जो पहुंच जाता है मलाशय में। मलाशय में जाकर के एकत्रित हो जाता है। उसके बाद मलाशय से क्या करते हैं? गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं बहिक्षेपण। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? बहिक्षेपण। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को हम अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन का क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण। मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। इसके बाद इसका हो रहा है पाचन, विभिन्न अंगों में इसका पाचन हो रहा है। इसके बाद हो रहा है अवशोषण, उसमें से पोषक तत्वों को विलाई के द्वारा जो छोटी आंत में पाया जाता है उससे अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण के बाद क्या होता है? स्वांगीकरण होता है कि कोशिकाओं द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवशोषण करने के बाद कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा के लिए और विभिन्न कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जाता है, इसे हम बोलते हैं स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद जो शेष भोजन बच गया, जो अपशिष्ट बच गया, जिसमें से पानी का भी अवशोषण बड़ी आंत में कर लिया गया, उसके बाद जो बच्चा उसे हम मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं बहिक्षेपण। तो लास्ट स्टेप हो गया बहिक्षेपण। तो इस प्रकार मनुष्य के शरीर में भोजन के पाचन कैसे होता है ये हमने समझ लिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को प्लीज़ देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।